जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 16 दिसंबर फ्राइडे और आज 5 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपके सामने हैं। कल हम एडिटोरियल की चर्चा नहीं कर पाए थे, कल एक लाइव सेशन भी था हमारा पूरी टीम का, तो उस चक्कर में हमारा कल का एडिटोरियल डिस्कशन रह गया था। आज हम तसल्ली से 5 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आइए पहले नजर मार लेते हैं कौन से आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल, यहां पे बात करी जाएगी 2005 में आरटीआई का कानून आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या वो कानून, वेदर आरटीआई हैज बीन एबल टू फुलफिल इट्स प्रॉमिस, जिसके करके उसको लेजिस्लेट करा गया था, इसको डिस्कस करेंगे। देन एक आर्टिकल जो है यहाँ पे, ये अगेन रिन्यूएबल एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम समझेंगे सोलर एनर्जी के बारे, सोलर एनर्जी के पोटेंशियल के बारे, कि क्या भारत वो पोटेंशियल रियलाइज कर पाया है जो भारत ने कमिटमेंट्स करी थी एज फार एज जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम सोलर एनर्जी इज कंसर्न। देन एक आर्टिकल ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया था और यहां पे बात करी जाएगी कि आने वाली जनरेशन में और कितनी बड़ी सिटीज हो सकती हैं, मेगा सिटीज हो सकती हैं, और कैसे इन महानगरियों को डिजाइन करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट चेंज, कीपिंग इन माइंड कि भाई अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स मूव करना चाहते हैं, कीपिंग इन माइंड के सिटीज बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो रही हैं आज के टाइम पे, तो कैसे हम एक अच्छे स्ट्रैटेजी से सिटीज को डिजाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। एक आर्टिकल, इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ये टीएन निनन जी ने लिखा है, ये द प्रिंट में आया है। इंडिया के डिफेंस बिजनेस की बात करें, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर डिफेंस बिजनेस की बात करें, कैसी स्टोरी है, गुड स्टोरी और बैड स्टोरी, बिकॉज नाउ अब पिछले 2 साल से हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। सो रिपोर्ट कार्ड अगर हम देखें अपने डिफेंस इंडस्ट्री का, विद द गवर्नमेंट इंकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर टू ऑल्सो कम अप फ्रंट इन द डिफेंस सेक्टर, हाउ व्हाट इज द स्टोरी। और लास्ट में एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में से डिस्कस करेंगे, बढ़ते हुए करंट अकाउंट डेफिसिट की जो चिंता है हमारी अर्थव्यवस्था को, तो व्हाट इज द की थिंग व्हिच कैन हेल्प अस टू कंटेन दैट इंक्रीजिंग सीएडी amidst the gloomy global economy, so that the key would remain exports। अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। हमने कल लाइव सेशन में भी एक बात डिस्कस करी थी, मैं फिर दोहराना चाहूंगा लेक्चर शुरू करने से पहले, कि फ्रॉम टाइम टू टाइम कोई और न्यूज़पेपर में से भी, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, द प्रिंट है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, बिजनेस लाइन है, और न्यूज़पेपर्स में से भी अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे तो वो जरूर मैं एडिटोरियल के वीडियो में जरूर शेयर करा करूंगा। नाउ पहला आर्टिकल, इज द आरटीआई एक्ट फुलिंग इट्स प्रॉमिस। देखिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष के साथ ये कानून को बनाया गया था, इंप्लीमेंट करा गया था 2005 में। मेन एम क्या था? मेन एम था कि लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल सके, कि लोग जब मर्जी चाहें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को अगर एक्सेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कोई ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन वो प्राप्त करना चाहे वो कर सकते हैं। इससे डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी पड़ेगी प्रशासन में, और प्रशासन जो है, जो गवर्नेंस है, वो तो हमारे लिए है, लोगों के लिए है, नागरिकों के लिए है, तो ट्रांसपेरेंसी होनी भी बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल पब्लिक सर्वेंट जो कि इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के वहां पे अफसर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, या अगर हम बात करें मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेसी की भी या लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी की भी, तो वो उनकी जो सैलरीज है हमारी टैक्स पेयर्स मनी में से ही जाती है। तो वो हमारे लिए कैसा काम कर रहे हैं, क्या वो अच्छी नीयत के साथ हमारे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन होना हमको बहुत जरूरी है। तभी हम सही मायने में एक लोकतंत्र होंगे ना भाई। हम एक डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी डजंट मीन, मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप वोट करने चले जाएं 5 साल में एक बारी, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। तो ट्रांसपेरेंसी होना डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। फिर सवाल आता है कि क्या आरटीआई अपना जो मैंडेट है फुलफिल कर पा रहा है। अब देखिए बहुत इंपावरिंग लेजिस्लेशन है, ये एक ऐसा कानून है जिसके चलते एक ऑब्लिगेशन होती है सरकारी कर्मचारी के ऊपर कि उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है एक टाइम बाउंड मैनर में, और इससे नागरिकों को भी इंफॉर्मेशन मिलती है, सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखिए आरटीआई का जमाना है, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो कि आरटीआई का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। और ये भी फिर हमने देखा था कि कुछ काफी आरटीआई एक्टिविस्ट को मारा भी गया था, उनके ऊपर अटैक्स भी कैरी ऑन करे गए थे। बहरहाल इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है सरकार को अकाउंटेबल करने के लिए। और ये कानून की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि हम जिनको गवर्न किया जा रहा है, जो वोट करते हैं अपने विधायकों को, तो हमको पता लगता है कि कहां पे हमारी सरकार स्टैंड करती है, और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो हमारे प्रति टिल्ट होता है, नागरिकों के प्रति। नाउ एज अ कॉन्सिक्वेंस, अगर आपने आरटीआई डाली है, अगर आपको राशन कार्ड नहीं मिला, आपको पेंशन नहीं मिली, आपको सरकार की तरफ से कोई सरकारी, अगर आपने खर्चा था अस्पताल में वो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, या अगर सरकार ने आपके बच्चों के लिए फीस
कहा था कि आपके बच्चों के लिए फीस सरकार की तरफ से जमा की जाएगी, वो नहीं मिली। तो ये सब ग्रीवेंसेस के लिए, सब प्रॉब्लम्स के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं तमाम ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, और आप एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करके पता लगा सकते हैं कि क्यों वो सर्विस आपको नहीं मिली। दो कंसर्न्स यहां पे आते हैं कि चलो ये तो हमने समझ लिया कि ये लोगों के संघर्ष का ही नतीजा था कि आरटीआई का लेजिस्लेशन भारत में आया। दो मेन कंसर्न्स यहां पे जो है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है आरटीआई के बारे, और ज्यादातर अभी भी वाइड स्प्रेड अडॉप्शन नहीं है आरटीआई का। कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं जो कि बहुत हेसिटेंट होते हैं, इनफैक्ट कुछ नहीं, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो कि हेसिटेंट होते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए लोगों के साथ, और लोगों के अंदर भी अभी पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं आई है आरटीआई को लेके। अब 17-18 साल हो चुके हैं इस कानून को आए को। तो आरटीआई को रिक्वायर, आरटीआई फाइल करने के लिए क्या आपको फ्रेंच बोलनी आनी चाहिए, क्या आपको जर्मन बोलनी आनी चाहिए, क्या आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अब ये जो मूवमेंट थी आरटीआई की, लोगों के संघर्ष का नतीजा था और ग्रास रूट लेवल मूवमेंट थी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कानून है गरीबों के हित के लिए है, कॉमन मैन के हित के लिए है, और बहुत सिंपल प्रोसेस है आरटीआई एप्लीकेशन का, कोई ज्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों ने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपने अभी तक कुछ ना कुछ आपने आरटीआई तो जरूर फाइल की होगी, ठीक है। अब ये आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी वो निर्भर करता है कि किस तरह के सवाल आप पूछ रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट से, लेकिन फाइल करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो लार्ज परसेंटेज ऑफ आरटीआई एप्लीकेशंस हैं वो गरीबों के द्वारा या ज्यादा जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनके द्वारा फाइल की जाती है, और ज्यादातर वो इंफॉर्मेशन सीख करते हैं जो अपने बेसिक राइट्स की, अपने बेसिक एंटाइटलमेंट्स की, कि भाई उनको राशन कार्ड नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या उनका राशन कार्ड बना है कि नहीं बना, ठीक है। और ये सवाल पूछने के लिए उनको कोई ज्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल भाषा में वो लिख सकते हैं। लेकिन जहां तक हाईकोर्ट की बात आती, तो हाईकोर्ट में अगर आपने जुडिशरी में अगर आपने आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल करी है, हाई कोर्ट्स की बात करें, उनके जो फॉर्म्स होते हैं वहां पे जो आरटीआई भरने का तौर तरीका होता है थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कुछ राज्य सरकारें ऐसे भी हैं जहां पे, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां के जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पे आपको फाइल करनी पड़ती है आरटीआई एप्लीकेशन विद इन 150 वर्ड्स। अब अगर ज्यादातर लोग जो आरटीआई फाइल कर रहे हैं अगर वो गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, और अगर अज्यूम करें कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एक चैलेंज बन जाएगा कि कैसे वो अपनी बात को 150 शब्दों में कंडेंस करें। क्या आरटीआई ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर रहा है? अब यहां पे ना कुछ मैनिपुलेशन देखी जाती है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। अब देखिए, सरकार को तो अच्छा लगता है कि पावर उनके हाथ में हो। सरकारी कर्मचारी जो है, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो एएसआई हो, चाहे वो क्लरिकल लेवल पे हो, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, पावर किसको नहीं पसंद? किसको नहीं पसंद? पावर हर किसी को पसंद है, और पावर पसंद होने के कारण किसी को यह भी नहीं पसंद कि ज्यादा इंफॉर्मेशन वो रिवील करें। इन्फॉर्मेशन पहले तो क्या होता था कि आपने इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए किसी डिपार्टमेंट से, आपको पैसे देने पड़ते थे, ठीक है, करप्शन बहुत होता था, वो तो अभी भी होता है, ठीक है। अभी भी कोई आइडियलिस्टिक वर्ल्ड तो नहीं हम बन गए कि बिल्कुल यहां पे करप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे नोट 2000 के हो चाहे 500 के हो, करप्शन तो अभी भी है। तो अब यहां पे कुछ सरकारी कर्मचारी बहुत क्लेवरली मैनिपुलेट करते हैं कि कैसे वो डिनाई कर सके इंफॉर्मेशन। एक तरीके से वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिसने आरटीआई फाइल किया, लेकिन वो कहते हैं कि जिस डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उस डिपार्टमेंट की तरफ से हमको कोई वो नहीं मिली है, फाइल नहीं मिली है, इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो बेचारा इंसान, जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, जो नागरिक है, वो क्या करता रहता है? वो फुटबॉल की तरह टहलता रहता है, कभी इस डिपार्टमेंट में कभी उस डिपार्टमेंट में, डेलिबरेटली इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये बात आरटीआई एक्ट के चलते समझनी जरूरी है कि ये लायबिलिटी बनती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की कि उसको एक टाइम बाउंड मैनर में जो भी इंफॉर्मेशन उससे मांगी गई है उसको देनी ही पड़ेगी। पहली बात तो विद इन द गवर्नमेंट ये एक रिलक्टेंस, एक रेजिस्टेंस कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। दूसरी बात, अगर डेटा सेट्स को भी मेंटेन करना पड़ता है, पुटिंग इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम। अभी भी देखिए बहुत सारे ना ऐसे कुछ लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होते हैं, कानून होते हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट, रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। क्रिटिसिज्म में बात आती है, जैसे कि हम डेटा प्रोटेक्शन बिल की भी बात करते हैं, क्रिटिसिज्म में बात आती है कि भाई इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता। पब्लिक डोमेन में बहुत बाद के बाद ये बिल्स रखे जाते हैं, जब सिविल सोसाइटी की तरफ से, एनजीओस की तरफ से जब प्रेशर होता है, जब वो प्रेशर डालते हैं। अब जैसे कोविड आया था, कोविड के चलते सरकार को पूछा गया अभी कितने लोग मारे गए हैं, एग्जैक्ट ऑफिशियल फिगर तो सरकार को भी नहीं पता। कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन क्राइसिस के कारण हुई थी, सेकेंड वेव में जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तो कितने लोगों की मौत इस कारण हुई थी, या कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि माइग्रेट जिन्होंने किया था कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, कोई डेटा नहीं है,
इनफैक्ट 2021 का सेंसस अभी तक नहीं हुआ, होना था, कोविड के कारण नहीं हुआ, लेकिन सरकार की मंशा है कि नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार ने तो अभी तक बोला है कि अभी इतनी जल्दी सेंसस नहीं होगा, होना चाहिए। इसको लेके हमने पिछले साल भी काफी बात करी थी, 2021 में काफी आर्टिकल्स आए थे कि सेंसस क्यों नहीं हो रहा। नाउ देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स बाय द गवर्नमेंट्स टू अमेंड द लॉ। 2019 में भी कुछ अमेंडमेंट्स लेके आई गई थी आरटीआई के कानून में, और हर एक केस में प्रपोज करा गया था कि जो अमेंडमेंट होगी टू से दैट फाइल नोटिंग्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो देखिए अब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मतलब सरकार की कोशिश रहती है कि कैसे, अब अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना एक मैंडेट है आरटीआई का, तो सरकार की कोशिश रहती है कि कैसे उस ट्रांसपेरेंसी को कम कर सके। तो अब देखिए वही बात आती है ना कि हम, सरकार को अच्छा लगता है कि पावर अपने हाथ में रखे। अब जहां तक डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात आती है, डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके भी बहुत मैंडेटरी है कि हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन हो, नॉन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन हो। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे भी हमने काफी डिस्कशन किया था, पीछे न्यूज में आर्टिकल्स उसके काफी आए थे। अब डेटा प्रोटेक्शन बिल में एक बात है कि जो आपका पर्सनल डेटा है वो सॉवरेन है, पर्सनल डेटा आपका भाई उसको कोई छेड़ नहीं सकता, टैंपर नहीं कर सकता, और आपके पर्सनल डेटा की सैंक्टिटी मेंटेन करी जाएगी। और चलो अब डेटा प्रोटेक्शन बिल को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, लेकिन एक यहाँ पे जो कमी है डेटा प्रोटेक्शन बिल में वो ये है कि भाई अब यहाँ पे आरटीआई लॉ को भी इस तरह से अमेंड किया जाएगा कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी भी इंडिविजुअल की, वो इसमें एग्जेम्प्टेड होगी। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे, किसी डिपार्टमेंट में किसी इंडिविजुअल के बारे को इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो बिकॉज ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल के पर्सनल इंफॉर्मेशन को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, थोड़ा और सैंक्टिटी उसकी बढ़ाई जा रही है, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट किया जाएगा आरटीआई से। ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जो मेन आइडिया था, जो मेन मैंडेट था आरटीआई का, वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का था। देखिए फॉर एग्जांपल अब जैसे किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, उसके राशन कार्ड की बात करें, उसका एड्रेस क्या है, उसको राशन कार्ड दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, इस बात की अकाउंटेबिलिटी अगर लेके आनी हो तो ऑब्वियसली अब सोशल ऑडिट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के ऑडिट होते हैं। अब अगर हमने इस बात की अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसकी सर्विसेज नहीं मिली है जिसके लिए वो इंटाइटल्ड था सरकारी डिपार्टमेंट से, तो अब उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन ही नहीं हमको मिल पाएगी कि कौन सा वो ऐसा व्यक्ति था जिसको ऐसी सर्विसेज और इंटाइटलमेंट नहीं मिली डेटा प्रोटेक्शन बिल के चलते। चलिए अगला आर्टिकल एनर्जी कॉनंड्रम की यहां पे बात करेंगे। सोलर पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बट इट विल नॉट सर्व एवरी एनर्जी नीड। सो बेसिकली यहां पे बात करी गई है कि सोलर एनर्जी जो है दैट इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। नाउ अगेन हमने बहुत सारे आर्टिकल्स आज तक पढ़े हैं जहां पे सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स के बारे ही हमने बात पढ़ी है, रिन्यूएबल एनर्जी के बेनिफिट्स के बारे हमने बातें रीड करी है। यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पे एक ओपिनियन थोड़ा हर एक आर्टिकल में, हर एक एडिटोरियल में ओपिनियन थोड़े डिफर करते हैं। देखते हैं यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सोलर एनर्जी पैनेशिया यानी कि सोल्यूशन नहीं है। पैनेशिया माने कि सोल्यूशन, अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है टू एवरी एनर्जी नीड। देखिए अब सोलर एनर्जी को लेके बहुत सारी बातें करी गई हैं, है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, COP15 जो पेरिस में हुआ था, उसके चलते बहुत सारी बातें, COP21 सॉरी जो 2015 में पेरिस में हुआ था, उसके चलते हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया था। और यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, सोलर रिच कंट्री है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें यहाँ पे धूप काफ़ी रहती है। और भारत ने कमिटमेंट करी थी, भारत 2015 से कमिटमेंट करता आ रहा है कि हम अपनी ज़्यादातर जो बिजली की जो नीड्स हैं, एनर्जी नीड्स हैं, वो हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से मीट करेंगे, और उसके लिए सोलर एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन द शॉर्टर टर्म सोर्स ऑफ एटलीस्ट 60% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये भारत ने इन्विजन करा है दैट विल कम फ्रॉम दी सोलर पावर। लेकिन अभी एक डिस्क्लोजर हुआ पार्लियामेंट में, अभी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, तो वहां पे जो मिनिस्टर है पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने यहां पे बोला है कि कुछ अभी चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। हालांकि ये बात भी करी गई है कि भाई हमने बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी करा है सोलर एनर्जी में, लेकिन कुछ चैलेंजेस हमारे सामने इस आर्टिकल में पेश करे गए हैं। देखिए एक की सेंट्रल पॉलिसी टू सोर्स सोलर पावर क्या था कि भाई हम लार्ज सोलर पार्क्स को एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि जो छोटे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है ना उसको एस्टैब्लिश करने का खर्चा ज्यादा है, ठीक है, तो जो कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा है। तो लार्ज सोलर अगर पार्क्स को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो ज्यादा हम सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं, और कॉस्ट एफिशिएंट भी रहेगा। तो 2014 में केंद्र सरकार ने अनाउंस किया था कि सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा फॉर द क्रिएशन ऑफ लार्ज पार्क्स। अब इनिशियल प्लान था कि 25 ऐसे बड़े बड़े सोलर पार्क्स बनाए जाएंगे जिसमें कैपेबिलिटी होगी कि लगभग 20,000 मेगावाट का जो सोलर एनर्जी है वो जनरेट कर सकते हैं बाय 2019। 2017 में सरकार ने, जहां पे 25 पार्क्स का दावा 2014 में किया था, तो 2017 में सरकार ने कहा कि 61 ऐसे बड़े सोलर पार्क्स बनाए जाएंगे और एनर्जी जनरेशन 40,000 मेगावाट, यानी कि डबल कर दिया
कि 40,000 मेगावाट एनर्जी जो है हम जनरेट करेंगे इन 61 सोलर पार्क्स के जरिए। लेकिन अब यहां पे आंकड़े ये बताते हैं कि अभी 2022 में केवल 25% ऑफ द कैपेसिटी हैज बीन अचीव्ड, यानी कि अगर 25% ऑफ हम 40,000 की हम बात करें, 40,000 मेगावाट की, विच मींस कि अभी तक केवल 10,000 मेगावाट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कमीशन करे गए हैं। अब रीजन क्या है स्लो प्रोग्रेस का? पहली बात तो लैंड एक्विजिशन के चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस आ जाते हैं। तीसरी बात, अगर हम राजस्थान गुजरात की बात करें, वहां पे कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं। कैसे? अब आपको याद होगा मैंने वीकली एक्सप्लेन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ट्रांसमिशन लाइन आप बना रहे हैं, जिसके चलते ट्रांसमिशन लाइन के साथ जो टकराव होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, तो उनकी डेथ हो रही है, ठीक है, बिकॉज उनका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो फ्रंटल विजन है वो बहुत लो है, बहुत नैरो है। नेवरदलेस अब ये ट्रांसमिशन लाइंस को अब बनाने से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यहां पे थोड़ी हेसिटेशन है। अब उसके कारण यहां पे ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बनाई जा रही हैं। ये कारण यानी कि सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हम वहां पे एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि गुजरात में, राजस्थान में अबंडेंट सनशाइन रहती है। तो एक रीजन बनता है कि यहां पे इस तरह के सोलर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। एक बात को हम समझें, फॉर अ फ्यू ईयर्स नाउ देयर हैज बीन कंसिडरेबल हाइप, बहुत सारी बात करी जा रही है सोलर पावर को लेके, सोलर एनर्जी को लेके, ठीक है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, इवन जहां जो बड़े किसान हैं, बड़े किसानों के लैंड्स पे भी सोलर पैनल्स बनाए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि सोलर एज अ थर्ड क्रॉप, एक कुछ समय पहले की बात है, अशोक गुलाटी का एक आर्टिकल भी आता सोलर एज अ थर्ड क्रॉप की, कि जो किसान जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, जो थोड़े वेल्दी हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, तो वो अपने लैंड पे सोलर पार्क्स बना सकते हैं, सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और जिसके चलते वो जो सोलर से उसके चलते जो पावर जो जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी सोलर एनर्जी के चलते, वो आगे सेल कर सकते हैं। तो एज अ थर्ड क्रॉप की बात आती है। तो बहुत हाइप इसके अराउंड क्रिएट किया गया है। पावर कंपनीज की बात करें, पावर कंपनीज को भी सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है कि अगर आप सोलर पावर को हार्नेस करके बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, तो उतने ही दाम में आप कंज्यूमर्स को दीजिए जिस दाम में अभी हम थर्मल पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज से हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सरकार सब्सिडी भी बहुत दे रही है। तो कंक्लूजन में इस आर्टिकल में यह बात आती है कि अच्छी बात है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का बात यहां पे कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज थ्रू कोल और एनी पोल्यूटिंग सोर्स, हम चाहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी को और हम हार्नेस करें और अपनी इकोनॉमी को भी एक्सपैंड करना चाहेंगे। लेकिन आर्टिकल में एक बात कही गई है कि सरकार को जरा यहां पे गौर करना चाहिए कि क्या रिन्यूएबल पावर जो है, सोलर हो, विंड हो, न्यूक्लियर हो, क्या ये बैलेंस मेंटेन कर पाएगा इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एंड द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो सोलर पावर, अंत में बात ये कही गई है, सोलर पावर मे बी अ वैल्यूएबल टूल इन इंडियाज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन यहां पे अंत में बात कही गई है कि ये अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र नहीं बन सकता, अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं बन सकता हर एक जरूरत के लिए, हमारी एनर्जी नीड्स के लिए। चलिए अगला आर्टिकल, यहां पे अर्बन विजन की बात करेंगे, क्रिएटिंग द नेक्स्ट जनरेशन सिटीज अक्रॉस इंडिया। देखिए अब हमारी अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 63% कंट्रीब्यूशन हमारी अर्बन पॉपुलेशन का, शहरी पॉपुलेशन का रहता है टुवर्ड्स जीडीपी। आने वाले समय में लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं बढ़ेंगी और लोग छोटे गांव से, छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों में आना चाहेंगे, उनकी एस्पिरेशन डेफिनेटली बढ़ेगी, तो अच्छी बात भी है, अर्बनाइजेशन का कल्चर बढ़ेगा। और टुवर्ड्स 2030 जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अर्बन पॉपुलेशन की टुवर्ड्स जीडीपी वो 75% होने वाली है। लेकिन अब देखिए सिर्फ दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कोलकाता, केवल कुछ चंद मेट्रो सिटीज हैं। अब ये मेट्रो सिटीज का एक्सपेंशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड होने वाली है तो केवल 5-6 शहरों से कुछ नहीं होने वाला। अब एक तरफ हम देखते हैं कि भी एक तरफ इंडिया और भारत का डिवाइड की बात आ जाती है, एक तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में, गुरुग्राम में, बेंगलुरु में, फिर वहां पे एक और साइड ऑफ इंडिया आता है जहां पे गांव है, स्लम्स हैं, ठीक है, वहां पे सड़क भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है। तो इक्विटेबल ग्रोथ अक्रॉस द सिटीज होना और इक्विटेबल इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2011 के सेंसस की हम बात करें तो 81% ऑफ द न्यू माइग्रेंट्स इन द टॉप 6 मेट्रोज वर फ्रॉम अदर सिटीज, ठीक है, जैसे मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम, यहां पे बहुत सारे लोग बाहर से, दूसरे स्टेट्स में से आते हैं काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए। यह बात एविडेंट है कि हमको, भारत को ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे जहां पे हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और इक्विटेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ आने वाली जनरेशन में, जो मेगा सिटीज की हम बात करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन सिटीज की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल भोपाल है, ठीक है, रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, कानपुर की बात करें, विशाखापट्टनम की बात करें, या हिस्टोरिकल सिटीज है, मदुरई है, जोधपुर है, तो ये भी तो शहर है ना। तो यहां पे अपार्ट फ्रॉम द मेगा सिटीज भारत को
भारत के पास 50 ऐसे शहर हैं जहां पे जो आबादी है वो 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख या उससे ज्यादा है। तो हमको ऐसी सिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इनको एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हर एक सिटी अपने आप में डाइवर्स होती है, कल्चरली कह सकते हैं, हर एक सिटी का अपना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, यूएसपी होता है। तो सरकार की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट के साथ, अर्बन लोकल बॉडीज के साथ मिलकर ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जाए जहां पे जो आने वाले जनरेशन की जो सिटीज हैं वो और लिवेबल हो सके और हैबिटेबल हो सके और डिजास्टर रेजिलियंस भी हो सके। इन सब बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे बात करी गई है री इमेजिनिंग अर्बन डिजाइन एंड मास्टर प्लान्स। देखिए, तो अब विजन होना चाहिए 10 साल का, 30 साल का विजन होना चाहिए, और ऐसे मास्टर प्लान बनाने के लिए लोकल बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज की इन्वॉल्वमेंट भी साथ में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेवलपमेंट केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जा सकती है, और यहां पे सिटीजन्स के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, सिविक ग्रुप्स के द्वारा, एनजीओस के द्वारा भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। लोग पार्टिसिपेट करके, जन भागीदारी करके बताएं कि कैसे वो अपने शहर को लिवेबल बना सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं वो अपने शहर में चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, सिटीज, वाईफाई, कैफेज, मॉल्स, क्या चीजें हैं वो जो चाहते हैं। को वर्किंग स्पेस का भी आज के टाइम में बड़ा कंसेप्ट आ चुका है। जब से लॉकडाउन लगे हैं तो लोग अपने ऑफिसेस नहीं जा रहे हैं, कैफेज में बैठ के, को वर्किंग स्पेसेस में बैठ के वो काम कर रहे हैं। बेसिक नेसेसिटी वाईफाई की होती है। तो ये सब चीजें आने वाले टाइम में, ये सब चीजें जरूरी है समझनी। अभी आप देखिए, अभी आपने घर, अगर अपने मोहल्ले में हम देखें तो वहां पे गाड़ी पार करने की जगह नहीं होती है। किसी जमाने में गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, अभी वो जगह भी नहीं होती क्रिकेट खेलने के लिए। तो सिटीज बहुत कंजेस्टेड हो रही हैं। तो डीकंजेस्टेड कैसे हो सकती है? तो लोगों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन, लोगों के व्यूज यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। सिंगापुर की अगर यहाँ पे बात करें, एग्जाम्पल दिया गया है कि सिंगापुर ने भी एक प्लान्ड अप्रोच रखी है टू सिटी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, जहां पे सिंगापुर की सरकार ने लोकल बॉडीज को, नागरिकों को, एनजीओस को भी इन्वॉल्व किया था, शामिल किया था कैसी अब सिटी डिजाइन करने के लिए, सिटीज कि कैसे हम अपनी सिटीज को डिजाइन कर सकते हैं और बेटर तरीके से लिवेबल बना सकते हैं। अब यहां पे 3 मॉडल्स की बात करी गई है नेक्स्ट जनरेशन मेगा सिटीज की। एक तो क्लस्टर सिटी मॉडल है। अब क्लस्टर सिटी मॉडल में क्या आता है कि भाई एक महानगरी है, उसके आसपास जो टाउन्स हैं, ठीक है, उसके आसपास जो सैटेलाइट टाउन्स हैं, जो रीजन्स हैं, कैसे उसको भी डेवलप किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे पर्ल डेल्टा रीजन की बात करी गई है। दिस इज अ क्लस्टर ऑफ 9 चाइनीज सिटीज, जो कि एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं? केवल 0.4% एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 0.4% ऑफ लैंड एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं चाइना का। बट होल्ड योर ब्रेथ, ये 9 शहर 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चाइना की जीडीपी को। यानी कि एक शहर लगभग 1% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स चाइना जीडीपी। कितनी बड़ी बात है। तो एक क्लस्टर्ड सिटी मॉडल की बात आती है कि एक महानगरी के अराउंड भी ऐसे बहुत छोटे छोटे शहर हो सकते हैं, टाउन्स हो सकते हैं, उनकी भी डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रियल एस्टेट एक्सपेंशन होता है, ठीक है, कंपनीज आती हैं, आईटी पार्क्स बनते हैं, सॉफ्टवेयर पार्क्स बनते हैं, फार्मास्यूटिकल पार्क्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनती हैं। तो केवल ये नहीं कि सिर्फ एक ही शहर में आपने डेवलपमेंट कर दिया, वहां पे मॉल्स बना दिए और उससे क्या होगा? कंजेशन होगा। एक शहर में इतना सारा डेवलपमेंट करने से उस सिटी के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ना शुरू होगा। तो डीकंजेशन भी बहुत जरूरी है। हर एक सिटी की अपनी यूएसपी होती है। जैसे हम टाटा नगरी की बात करें, जमशेदपुर की, अब टाटा नगर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन झारखंड। ये पहली प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी थी, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत आबादी। अब इसकी ये यूएसपी है, अब यहाँ पे रिच नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, स्टील पाया जाता है यहाँ पे काफी, ठीक है। यूनिक मैन पावर की हम बात करें या स्किल अवेलेबिलिटी की बात करें, जोधपुर फर्नीचर के लिए बहुत नोन है। तो इस तरह की जो सिटीज, अब इससे क्या होगा? रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, ठीक है। कितना रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिलता है जमशेदपुर में, ठीक है। टाटा ग्रुप ने यह सेट किया था, जमशेदजी टाटा ने 1919 में यह सेट की थी, जो टाटा नगरी की हम बात करें। तो बात कहने की यह है कि ऐसे और भी बहुत सारे शहर हैं। तो केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तक हमारी जो डेवलपमेंट अप्रोच है सीमित नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे आपको मैंने बताया, आज के ज़माने में लोग कैफेज में बैठ के काम कर रहे हैं, को वर्किंग स्पेसेस में काम कर रहे हैं, लोग अपने ऑफिसेज में नहीं जा रहे हैं। तो हर कोई कहता है कि घर से बैठ के भी काम करना बड़ा बोरिंग लगता है, कि चलो बाहर जाके किसी को वर्किंग प्लेस में बैठ के, किसी कैफे में बैठ के काम किया जा सकता है। तो डिजिटल सिटीज़, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या रहती है? यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, कैफेज की, ऐसे को वर्किंग स्पेसेस की, वाईफाई की, हाई स्पीड वाईफाई की। तो एक और ऐसा इमर्जिंग मॉडल है फॉर सिटीज़। और साथ में बहुत जरूरी है, दूसरा जो कंपोनेंट हमने डिस्कस करना है वो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का। अगर रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है तो लोग अपनी गाड़ियां कम यूटिलाइज करेंगे, रोड्स डीकंजेस्ट होंगी, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि चलो अब कह दिया कि जी दिल्ली में मेट्रो है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात आती है ना, आपके घर के बाहर तो नहीं मेट्रो आ रही है, ठीक है, आपको मेट्रो तक तो जाना पड़ेगा, चाहे आप ऑटो पे जाएं, चाहे आप कैब करके जाएं, चाहे आप बाइक पे जाएं, व्हाटएवर। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एड्रेस करना
भी बहुत जरूरी है जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है। अब यहां पे लिस्बन का एग्जांपल दिया गया कि लिस्बन में 1200 ई स्कूटर इंट्रोड्यूस करे गए हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। बट लुक एट द साइज ऑफ लिस्बन एंड लुक एट द साइज ऑफ इंडिया, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं रहेगा। बट बहरहाल शहरों में, ठीक है, मे बी अब अगर हम अपने सिटीज की बात करें तो सिटीज में इस तरह के इनिशिएटिव्स जरूर लेके आए जा सकते हैं। एटलीस्ट जो सिटीज अभी ज्यादा डेवलप्ड है वहां पे लास्ट माइल सोल्यूशन को इस तौर तरीके से डेवलप किया जा सकता है ई मोबिलिटी को इंकरेज करके। फिर बात आती है मल्टीफेसेटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन की इन गवर्नेंस। अब देखिए, प्रोग्रेसिव गवर्नेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोग्रेसिव प्रशासन के लिए आपको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और इसमें आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ हम बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी अर्बन लोकल बॉडीज, हम सही मायने में डिसेंट्रलाइज नहीं हुए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के पास फंड्स की स्कार्सिटी रहती है, सही मायने में लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर्ड नहीं हुई है। सो यहां पे एक वर्ड मैंने हाईलाइट करा है, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जो एम्पावर्ड हो, ठीक है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग म्यूनिसिपल लीडर हो, सेल्फ सफिशिएंट फाइनेंसेस हो। फिर हमको प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में रखना, साथ में एंगेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ने रोजगार देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, प्राइवेट सेक्टर ने कंपनी सेट करनी है, फैसिलिटीज सेट करनी है, लेकिन ऑफकोर्स एक इको फ्रेंडली, एक सस्टेनेबल वे में, एक सस्टेनेबल मैनर में, ठीक है। और तीसरी बात आती है सिविक सोसाइटी की, एनजीओ की यहां पे बात आती है, जो कि यहां पे अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, जॉइंट अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और प्रमोट करते हैं द नीड्स ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो अब रिजिलियंस ऑफ सिटीज की बात आती है, तो पहली बात तो हम म्यूनिसिपैलिटीज को एम्पावर करें कि कोई डिजास्टर हो, कोई सुनामी आए, साइक्लोन आए, फ्लड हो, कुछ भी हो, तो कैसे जो सिटीज हैं दे कैन बिकम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ द क्राइसिस। तो इसके लिए अर्बन लोकल बॉडीज का स्ट्रेंथन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्बन लोकल बॉडीज के पास इतना फंड एलोकेशन होना बहुत जरूरी है जहां पे डिजास्टर रिस्क ज्यादा होता है। कोस्टल एरियाज के जहां पे हम बात करें, जहां पे पता है कि साइक्लोन आने वाला है, फ्लड्स आने वाले हैं, तो जो लोकल सिटीज हैं वो कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिलीपाइंस की बात करी है तो सिटीज यहां पे 5% ऑफ द लोकल बजट एलोकेट करते हैं कैलामिटी रिलीफ फंड के लिए। और डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये भी बहुत जरूरी है। जब हम एक विजन देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन मेगा सिटीज का, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपेरेटिव हो जाती हैं। चलिए अगला आर्टिकल, यहां पे हम डिफेंस बिजनेस की बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल मुझे लगा, और ये टी.एन. निनन जी ने लिखा है। द प्रिंट में भी ना काफी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं डिफेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। अब जैसे इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदू में हम एक्सप्लेन्ड सेक्शन के आर्टिकल्स को भी सैटरडे टू सैटरडे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स मुझे अच्छे लगते हैं द प्रिंट में से, तो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब कंटेक्स्ट क्या है, देखिए अब हम पिछले 2 सालों में हमने बहुत बात करी है आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंस की। अब ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी हम ये यहाँ पे एक चीज एक्सपोज हुई थी कि हमारा जो डिफेंस इंपोर्ट है रशिया के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। अब उसका सोल्यूशन ये तो नहीं है कि हम रशिया से इंपोर्ट करना बंद करके इसराइल से इंपोर्ट ज्यादा करना शुरू कर दें या अमेरिका से इंपोर्ट ज्यादा करना शुरू कर दें। अल्टीमेटली तो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, ठीक है। अभी हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की दिशा में भी जा रहे हैं, ठीक है। 2025 तक टारगेट रखा गया कि 35,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हम कर सकें। भारत सरकार के द्वारा ये टारगेट रखा गया है। रियलिटी क्या है, रियलिटी हकीकत यह है कि अभी भारत सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस हार्डवेयर का, और इसके चलते हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स, प्रेशियस फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होता है। देखिए हार्ड पावर बनने के लिए हमको अपने डिफेंस इंडिजनाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा, हमको सेल्फ रिलायंस डिफेंस सेक्टर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करना पड़ेगा अगर आने वाले टाइम में हम एक हार्ड पावर बनना चाहते हैं। चाइना आज के टाइम पे बहुत आगे है, चाइना के पास क्योंकि पैसा भी बहुत है, चाइना एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर बन चुका है, ठीक है। पैराडॉक्सिस की बात आती है, What few know कि भारत has the 3rd और 4th largest budget for defense research and development। शायद बहुत लोगों को ये बात नहीं पता थी, लेकिन जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं R&D में, of course that is much less than as compared to America और China, लेकिन हमारा डिफेंस R&D का बजट सरप्राइजिंगली is more than UK, जर्मनी एंड फ्रांस। बट हमारी स्टोरी क्या है डिफेंस इंडिजनाइजेशन की, दैट इज अ मिक्स्ड बैग। What is clear though from a recent discussion, जहां पे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ ऑथर ने, कॉलमनिस्ट ने बात करी थी, दैट हवाएं बदल रही हैं, हवाओं की जो दिशा है, वो जो रुख है वो बदल रहा है। सरकार बहुत डिटर्मिन्ड है कि प्राइवेट सेक्टर को भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व करे। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जो रिसेंटली जो 2022-23 की जो बजट स्पीच थी, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि जो 25% डिफेंस R&D की स्पेंडिंग है, ये जो फंड करी जाएगी सरकार के द्वारा, ये इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है, इन द नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस।
और R&D के फ्रंट पे सरकार ने 4 साल पहले डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप करी थी। अब इसकी एग्जीक्यूटिव आर्म क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसको आईडेक्स भी कहते हैं। और आईडेक्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फंड करे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स R&D में फंड करे हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ड्रोन्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस मटेरियल्स। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम अभी भी यहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, अभी भी एक अड़चन की बात बनती है, स्टम्बलिंग ब्लॉक की बात बनती है। आर्म्ड फोर्सेस दे टेक वेरी लॉन्ग टू एक्सेप्ट प्रोडक्ट्स विच आर बेस्ड ऑन डोमेस्टिक R&D। वो अभी भी प्रेफर करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करने के लिए जिसका जो R&D है बाहर विदेश में हुआ है। और जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ऑफ गोइंग फॉर द चीपेस्ट बिडर, इससे क्या हो रहा है, अब जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, चाहे वो MSMEs की बात हो, जो हमारे जो बड़े प्लेयर्स की भी बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हैं, जो सामान वो बना रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के साथ बना रहे हैं, अब अगर उससे कम दाम में कोई वेंडर किसी फॉरेन कंट्री में से उससे कम दाम में वो प्रोडक्ट ऑफर करने को तैयार हो रहा है आर्मी को, तो आर्मी की प्रेफरेंस वहां पे ज्यादा जाएगी, जिसका जो बिड है सबसे चीप होगी। तो अब ये हमारे लिए चैलेंज बनता है, हमारी नेसेंट प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। अब आईडेक्स फंडिंग हैज हेल्प्ड विद ड्रोन टेक्नोलॉजी, लेकिन यहां पे कुछ अब कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, कुछ यहां पे अब एक कॉन्ट्रडिक्शन भी आ जाता है। अब हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की भी बात करी है, जो अनाउंस करी गई है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स के लिए, बट व्हाट अबाउट आईडेक्स, जिसने इतनी ज्यादा फंडिंग करी है ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो अब क्या इतनी जो फंडिंग पहले हुई है इस एजेंसी के द्वारा, एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्या वो फंडिंग वेस्ट जाएगी? ये बात यहां पे सोचने वाली है। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो देखिए, अभी तो बहुत जल्दी होगा, अर्ली होगा ये बात कहना कि अभी अगर हम कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमने कोई मिसाइल एक्सपोर्ट करी है आर्मीनिया को या फिलीपाइंस को, ये कहना बहुत जल्दी होगा कि हम एक नेट डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छी जरूर है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को यहां पे इंकरेज कर रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आने के लिए और पूरी सपोर्ट दे रहा है। फॉर एग्जांपल, यहां पे सरकार ने बोला है कि बेशक कोई प्रोजेक्ट या कोई टेक्नोलॉजी सरकारी फंडिंग के द्वारा भी बनाई गई हो, लेकिन हम उसमें अड़चन नहीं डालेंगे, हम उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अड़चन नहीं डालेंगे। कंपनीज अगर चाहें, प्राइवेट कंपनीज चाहें तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अब आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि R&D और इंप्रूव हो और हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को और बढ़ा सकें। तो कुछ यहां पे फैक्चुअल बात भी पढ़ लेते हैं। बूस्ट फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत ने डील साइन करी थी $250 मिलियन की डील टू एक्सपोर्ट आर्म्स एंड एम्युनिशन टू आर्मीनिया। आपको जैसे पता होगा, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। और इसके चलते भारत क्या करेगा, भारत भेजेगा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को। पिनाका MBRL की मैं बात करूं तो 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स लॉन्च हो जाते हैं। तो भारत जो ये है आर्मीनिया को एक्सपोर्ट करेगा। अब ये आपको बात बता दूं कि जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ये DRDO के द्वारा बनाया गया था और इंडियन प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं। सोलर ग्रुप नागपुर बेस्ड एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है 300 करोड़ का टू एक्सपोर्ट पिनाका रॉकेट्स टू आर्मीनिया। और इस साल जनवरी की बात है कि भारत ने $375 मिलियन की डील साइन करी थी फिलीपाइंस के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए। ब्रह्मोस, जैसे कि आप जानते हैं, ये मिसाइल हमने रशिया के साथ बनाई है। लास्ट आर्टिकल, द की इज एक्सपोर्ट्स। कंटेक्स्ट क्या है, कॉशन की बात यहां पे आ रही है कि बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, अब पिछले एक साल में, अब पोस्ट पैंडेमिक नॉर्मलाइजेशन बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूक्रेन, इसके चलते बहुत सारे देशों में अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम आ रही है, तंगी आ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पैंडेमिक के टाइम पे तो इतना ज्यादा हाई नहीं था, लेकिन अभी बहुत बढ़ चुका है, स्वेल कर चुका है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे चलो, अब हम कहते हैं कि चलो, अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले एक साल में 6.5 से 7% के बीच में होगा। इन्फ्लेशन भी थोड़ा अभी कम आया है ना, इन्फ्लेशन भी थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा वो RBI के कंफर्ट जोन में आना शुरू हो चुका है। लेकिन बाहर अभी भी तंगी है, बाहर अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। बाहर अभी जो फॉरेन हाउस होल्ड्स की बात करें, वहां पे चलो लॉकडाउन नहीं है बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन पैंडेमिक के टाइम पे क्या था कि उनको, बिकॉज सरकार ने बहुत भारी फिस्कल स्टिमुलस दिया हुआ था, सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स थी, उनके जो अलाउंसेस थी, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार भी है तो उसको भी पैसे मिल रहे थे। अब वो सारा जो काम है बंद हो चुका है, बिकॉज अब कोई लॉकडाउन नहीं है। लेकिन जो फॉरेन हाउस होल्ड्स में अभी भी इतना डिमांड नहीं आ रहा, लोग अभी भी हेसिटेट कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स को बाय करने के लिए, इंजीनियरिंग गुड्स को बाय करने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर डिमांड ही नहीं होगा फॉरेन से, तो फिर ऑब्वियसली सेल कैसे होगी। और एक और बड़ा कारण है कि यहाँ पे डिमांड में डिप देख रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, बिकॉज रिसेशन आ रहा है, यूके में रिसेशन है, अमेरिका में रिसेशन आ रहा है। अब थोड़ा सा CAD के बारे में यहाँ पे एक थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समझ लें। जो CAD है क्या इंडिकेट करता है, किसी देश का कि जो देश है, पर्टिकुलर कंट्री जो है, वो इंपोर्ट ज्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, लेमैन टर्म में समझे।
ज्यादातर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं, जैसे वियतनाम की बात करें, उनका करंट अकाउंट सरप्लस होता है, यानी कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कोई श्राप वाली बात नहीं है, कोई पाप वाली बात नहीं है। हमारा कंफर्ट जोन जो है करंट अकाउंट डेफिसिट का 2% तक का है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हो तो वो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर जाता है। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं कैपिटल इनफ्लो से, ज्यादा एफडीआई से, एक्सटर्नल डेट से, तो कोई घबराने की बात नहीं होती। लुकिंग अहेड, अभी हमको इस बात की चिंता जरूर है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा बढ़ ना जाए। और जैसे आपको मैंने बताया कि अगर 4% तक 4% ऑफ जीडीपी अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है तो आरबीआई के सेफ जोन से भी ये बाहर है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो डिमांड है, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती यूक्रेन की, अभी एनर्जी क्राइसिस के भी एक मुद्दा है, कमोडिटी प्राइसेस में भी वॉलेटिलिटी है, तो जब तक ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती हैं और जब तक रिसेशन से बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज बाहर नहीं निकलती, तब तक डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होगी बाहर से। तो हमको रिस्पॉन्ड कैसा करना चाहिए? एक पॉसिबिलिटी तो है कि हम फॉरेन कैपिटल इनफ्लोस को थोड़ा अट्रैक्ट करें, ज्यादा एफडीआई लेके आए। अगर 4% ऑफ जीडीपी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो क्या सवाल ये आता है कि क्या पॉसिबल है कि हम कैपिटल इनफ्लोज वर्थ एटलीस्ट 4% ऑफ जीडीपी अट्रैक्ट कर सकते हैं? अभी के टाइम पे तो जिस तरह से अनसर्टेनिटी हम देख रहे हैं तो मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, अब 2 साल देखा है, पैंडेमिक था, ठीक है, उसके बाद भी विटनेस्ड अ लैंड वॉर इन यूरोप। अभी यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, डेवलप्ड वर्ल्ड में रिसेशन है, ठीक है। उसके बाद फेडरल बैंक की बात करें अमेरिका की, तो रेट हाइक हो रहा है, सक्सेसिवली रेट हाइक हो रहा है। एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप इज लुकिंग अहेड फॉर अ ग्रेव एनर्जी क्राइसिस। यूरोपियन विंटर्स कैन बी वेरी हार्श बिकॉज नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के चलते अब गैस एक्सपोर्ट नहीं कर रहा रशिया यूरोप को। चाइना में स्लो डाउन है बिकॉज ऑफ द जीरो कोविड पॉलिसी ऑफ चाइना, चाइना भी कॉन्ट्रैक्शन में है। तो ये सब कारण वैलिडेट करते हैं कि मुश्किल होगा भारत को इतना सारा कैपिटल, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो अट्रैक्ट करना। कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है कि अनसर्टेन एनवायरमेंट है। अमेरिका का जो फेडरल बैंक है वो अपना रेट हाइक कर रहा है, रेपो रेट हाइक कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करें, सच एज द यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हॉट मनी हम कहते हैं, वोलेटाइल मनी कहते हैं, अब ऐसा हम देखने को मिलता है कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में से पैसा निकाला जाता है, खास करके जब अमेरिका का फेडरल बैंक अपना रेट हाइक अनाउंस करता है। तो अभी जो अमेरिका के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका में इन्फ्लेशन भी है, रिसेशन का भी टाइम आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट जो भरोसा है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, वो अमेरिका के फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर है, भारत की करेंसी के ऊपर या भारत के फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर नहीं है। तो अब ये बात समझिए कि जो लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, जिसके लिए सोल्यूशन भी शॉर्ट टर्म नहीं बट लॉन्ग टर्म चाहिए। क्या करें? क्या अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को यूटिलाइज करें? अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है उसको फाइनेंस करने के लिए क्या अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को यूटिलाइज करें? अब देखिए, फॉरेक्स रिजर्व्स तो हम अपने इंपोर्ट्स के लिए यूटिलाइज करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये तो स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल नहीं है कि अगर हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को डिप्लीट कर दें करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है कि आपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर्स निकाल के अपना सीएडी जो है वो उसको फाइनेंस कर दिया, बट लॉन्ग टर्म मेजर नहीं हो सकता। बात आर्टिकल में करी गई है कि आरबीआई को थोड़ा इंकरेज करना चाहिए कि रुपये और डिप्रिशिएट हो, कि अगर हमने अपने सीएडी को कंटेन करना है तो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और अब यहां पे ये बात भी आती है कि अब एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हमारी करेंसी जितनी ज्यादा डिप्रिशिएट करेगी उतना डॉलर अप्रिशिएट करेगा, यानी उतना ही बाहर से लोगों को इंपोर्ट करना किसी इंडियन प्रोडक्ट को सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो इस करके यहां पे बात करेगी एक्सपोर्टिंग को और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को और कंपेटिटिव बनाने के लिए हमको अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना चाहिए। फॉरेन डिमांड इंप्रूव करेगा बिकॉज रुपी डेप्रिसिएशन मेक्स इंडियाज प्रोडक्ट्स मोर प्राइस कंपेटिटिव। और एक बात आती है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना। देखिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अभी भी बहुत कम है, अभी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। अब देखिए, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट डिफरेंट बातें कहते हैं। कुछ आर्टिकल में पढ़ रहा था जहां पे ये भी कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट 6 लाख करोड़ की कैपिटल फॉर्मेशन इस साल में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा 6 लाख करोड़ का हुआ है। लेकिन इस आर्टिकल में बात करेगी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अभी भी इतनी पिकअप नहीं कर रही है, ठीक है। फिस्कल स्टिमुलस का अभी कोई स्कोप नहीं है बिकॉज सरकार की कोशिश है फिस्कल कंसोलिडेशन की। फिस्कल स्टिमुलस यानी कि इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज करना, इंजेक्ट करना, ये काम सरकार ऑलरेडी 2-2.5 साल में कर चुकी है। अब फिस्कल कंसोलिडेशन की बात आती है, अभी बैंडविड्थ नहीं है सरकार के पास और ज्यादा खर्चा बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हमारी इकोनॉमी इज ऑलवेज, हम कोई नेट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी कभी भी नहीं है। हमारी इकोनॉमी इज ऑलवेज रिगार्डेड एज कंजम्पशन ड्रिवन, लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन बाय इटसेल्फ कैनॉट सस्टेन अ ग्रोथ रेट ऑफ 7% इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है दोस्तों? तो ये आज के 5 आर्टिकल्स थे। हाउ कैन वी अचीव द अर्बन डेवलपमेंट विजन एंड रेजिलियंस
अर्बन डेवलपमेंट विजन एंड अर्बन, यानी कि जो अर्बन सिटीज की हमने जो बात इस आर्टिकल में करी थी, हिंदुस्तान टाइम्स में जो आया था, हाउ कैन वी अचीव द अर्बन डेवलपमेंट विजन एंड रेजिलियंस फॉर इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन सिटीज। 250 वर्ड्स में आपने आंसर करना है, बहुत इजीली आंसर हो जाएगा। जो आर्टिकल का हमने डिस्कशन किया था उस आर्टिकल को पढ़ के, एनालिसिस सुन के आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहां पे लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के प्रति रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका बेस्ट आंसर हम शाम को 6 बजे टेलीग्राम के ग्रुप में पिन करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट मॉडल आंसर भी आपको शाम को 6 बजे टेलीग्राम के ग्रुप में पिन्ड मिलेगा। और बाकी दोस्तों, जो कल परसों का, रादर डे बिफोर येस्टरडे का जो बेस्ट क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर था, उसका जो बेस्ट आंसर है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर देंगे। अभी आज नहीं मैं यहाँ पे डिस्कस कर पा रहा हूँ। बाकी जाने से पहले आपके साथ एक एडवर्टाइजमेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी 2023, जिसमें 30 टेस्ट रहेंगे, और इसमें से 12 फंडामेंटल टेस्ट है, 9 एडवांस टेस्ट है और 9 FLTs है। हर एक टेस्ट का डिटेल वीडियो डिस्कशन भी आपको देखने को मिलेगा। इस कोर्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और इस कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लीजिए और जानकारी लीजिए। चलिए, तो दोस्तों मिलेंगे हम कल दोपहर को वीकली एक्सप्लेन्ड के आर्टिकल्स के साथ। तो आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।